जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, सीडीएस जुगाड़ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। अब आपको ये बात पता है कि भैया ये है 7वां लेक्चर किसका, रे ऑप्टिक्स का। इसका मतलब जो लोग पहले अभी आएंगे उनको पहले जाके 6 लेक्चर देखना पड़ेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा था और उसके साथ साथ पढ़ा था आपने सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम लोग ह्यूमन आई पढ़ के उसके आई डिफेक्ट्स पढ़ के ख़त्म कर देंगे टोटल, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीडीएस में, चाहे आप एनडीए भी ले लो या फिर आप बोर्ड्स में चले जाओ, चाहे आप फिर कहीं इंजीनियरिंग एग्जाम में चले जाओ या मेडिकल में चले जाओ। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, हर एक जगह मैं पढ़ा चुका हूं, हर एक चीज़ में पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है, मैंने देखा है बहुत बारीकी से कि इस वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भैया जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो कंपाउंड टेलीस्कोप की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो कंपाउंड टेलीस्कोप में 2 लेंस, बस उतना ही पढ़ेंगे जितने की ज़रूरत है। गुरुजी बहुत ज़्यादा पढ़ने का तो मन मेरा भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना पूछा जाता है, बिना मतलब और ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2 लेंस यूज़ होता है इसमें, कौन कौन? एक होता भैया ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस माइक्रोस्कोप का जस्ट उल्टा होता है इसमें। और दूसरा क्या होता है? आई पीस लेंस, आई पी आई ई सी ई, आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफ ओ होता है और आई पीस लेंस का फोकल लेंथ एफ ई होता है। लेकिन इसमें एक खास कार्यक्रम होता है, बोलो क्या खास कार्यक्रम? ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जब हम पढ़ रहे थे क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बहुत कम था टेलीस्कोप आई पीस लेंस से। लेकिन टेलीस्कोप में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ किससे ज़्यादा? आई पीस लेंस से। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई। उसके बाद इसमें 2 इमेजेस बनते हैं। कितने इमेजेस बनते हैं? 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड, 2 इमेजेस बनते हैं। कितने बनते हैं भैया? 2 इमेजेस। कौन कौन से? I1 और I2, ठीक। 2 इमेज बनते हैं, कौन कौन से? I1 और I2। अब उसके बारे में बात करेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ मामले को। अब I1 और I2, ठीक। तो जो इमेजेस बनते हैं, 2 इमेजेस, अब ये वाला यहीं से शुरू करते हैं। 2 इमेजेस बनेंगे, 2 इमेजेस बनते हैं, कौन कौन से? I1 एंड I2। I1 कैसा होता है? तो भैया जो I1 होता है ना, I1 होता है रियल इन्वर्टेड, ये ध्यान में रखना आपको, एंड वेरी स्मॉल, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल। और जो प्यारी बच्चों I2 होता है वो होता है वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड। गुरुजी हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीज लगा होता है, बक बेवकूफ। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, मैग्नीफाइड। कैसा लगा ये बातें भैया सुन के? 2 इमेज। अच्छा दूसरी चीज़ ये है, I1 जो होता है, जो बनता है, I1 बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। जो पहला इमेज होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है फॉर आई पीस लेंस, ठीक। एंड जो I2 है, I2 इज द इमेज ऑफ I1, I2 इज द इमेज ऑफ I1 बाई कौन सा लेंस? आई पीस लेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको लिख दिए, ठीक है भैया। मतलब कि I1 जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी स्मॉल होगा,
और जो I2 होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा. I1 behaves like an object for eyepiece lens and I2 is the image of I1 by eyepiece lens. समझ गए? I1 जो पहले भाई ऑब्जेक्ट दूर है. टेलीस्कोप में क्या होता है, बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं, तारे, ग्रह, ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं. तो बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली में होता तो बहुत बड़ा. बड़े प्लैनेट्स को देखोगे, बड़े स्टार्स को देखोगे, वो तो हैं तो बहुत बड़े, पर उनका इमेज जो पहला बनता है बहुत छोटा बनता है, लेकिन रियल होता है. अब जो पहला इमेज होता है वो आईपीस लेंस के लिए किसका काम करता है, वो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. और फिर उसके बाद जो इमेज बनता है I2, वो बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं मामले को. अब आता है मैग्नीफाइंग पावर. तो भैया मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड टेलीस्कोप. कंपाउंड टेलीस्कोप. ठीक, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड टेलीस्कोप. बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस FO अपॉन UE. ये होता फॉर्मूला. और पहला सिचुएशन, अगर फाइनल इमेज यानी I2 कहाँ पे बने, इनफाइनाइट पे, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस FO अपॉन FE. ठीक. और दूसरा, अगर I2 कहाँ पे बने, D पे, अगर फाइनल में I2 बराबर इनफाइनाइट लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि I2 इनफाइनाइट हो गया. मैं कह रहा हूँ I2 इनफाइनाइट पे बना है, और अगर I2 D हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि I2 D के बराबर है. इसका मतलब ये है कि फाइनल इमेज न्यूनतम दृष्टि की निकटतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना है, नहीं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पे बना है, तो I2 D है. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D. ये तो 2 फॉर्मूला है भैया, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये है. फिर अगर इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बने तो फॉर्मूला ये है, अगर D पे फाइनल इमेज बने तो फॉर्मूला ये है. इससे पहले भी मैंने सारी बातें बता दी. तो 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पाइस पर चालू फ्री. आगे बढ़ाए मामले को. ठीक है भैया. तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका भैया क्या कहते हैं फॉर्मूला. अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है. अब क्वेश्चन ऐसे करना है, देखो क्वेश्चन ऐसे करना है बेटा कि भाई एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिया गया 200 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस दिया गया 50 सेंटीमीटर. आपको पहला मैग्नीफाइंग पावर बताना, जब I2 कहाँ बने, इनफाइनाइट पे, तब आपको M बताना है. दूसरा, आपको जब I2 बने D पर, तब आपको मैग्नीफाइंग पावर बताना. आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताओ. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आप बताएंगे. ठीक है, तो मैं खुद अब लगाने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कर पाते सवाल को. कमेंट सेक्शन में आंसर वैसे तो आपने लिख दिया होगा अगर आपने किया होगा. भैया मैग्नीफाइंग पावर का पहला फॉर्मूला होता है माइनस FO अपॉन FE. तो हो जाएगा FO की वैल्यू कितना, 200 अपॉन 50 कितना हो गया, -4 पहला. दूसरा होता है माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D. तो कितना हो गया,
माइनस एफ ओ की वैल्यू कितना 200 अपॉन कितना है 50 और ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई की वैल्यू कितना है 50 बटे कितना है 25 कितना हो गया 2 कितना हो गया ये 4 तो 4 तिहाई -12। ये आसान सा क्वेश्चन यानी -4 और -12 इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है जो भी बच्चा अगला क्वेश्चन लगाएगा और आंसर जाकर के लिखेगा उसको मिलेगा 100 रुपए का कड़कड़ाता हुआ नोट। 100 रुपए आपको इसमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो दिया गया है कितना भैया, वो दिया गया है 250 सेंटीमीटर। और आई पीस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो दिया गया भैया 25 सेंटीमीटर। बस वही दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू बताओ, अगर फाइनल इमेज जो है डी पे बने तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू बताओ। अब अगर मैं बात करूं 2-3 बच्चे हैं, जैसे अजीत हैं, एक बच्ची हमारी स्नेहा है, एक बच्ची हमारी ममता है, 2-4 बच्चियां यही हैं जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और बल्कि स्नेहा वगैरह जो हैं ये लोग बहुत बढ़िया से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप सच में तैयारी कर रहे हो कि नहीं, आप अपना पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हो, ये आपके खुद की तैयारी पे कैसे पता चलता है। कमेंट सेक्शन में हर एक नाम उस बच्ची का लिखा रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर सच में आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो भैया फिर ये काम करिए, ठीक है। चलिए तो आंसर बताइए ज़रा। 1 2 3 चवन्नी गिरी बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। तो मैं कह रहा हूँ पहला m बड़ा होता -FO/FE तो हो जाएगा कितना भैया -250 अपॉन 25 से आ गया -10। दूसरा m बराबर होता -FO अपॉन FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D तो हो जाएगा -250 अपॉन 25 1 प्लस 25/25 तो यहाँ हो गया 1 + 1 2 और हो गया 10 -10 दूनी कितना -20। तगड़ा क्वेश्चन का आंसर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक रहीन चच्चू हमार देख तलैया दिए कपड़ा उतार, तब तो हम बहुत शर्माए, फिर हमार चच्चू खुद है हमका बुलाए। एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने नहीं लगाया तो बहुत गुस्सा लग जाएगा मुझे। बहुत सिंपल है और वही तो है बार बार एक ही फार्मूले है ना। तो FO की वैल्यू भी भैया दिया गया है कितना, FO की वैल्यू दिया गया 400 सेंटीमीटर और FE की वैल्यू जो दिया गया भैया वो दिया गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहला जब फाइनल इमेज बनता है D पर तब आपको मैग्नीफाइंग पावर बताना। दूसरा जब फाइनल इमेज बनता है इनफाइनाइट पर तब आपको मैग्नीफाइंग पावर बताना। तब आपको क्या बताना, मैग्नीफाइंग पावर। देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाइए अभी के अभी। मैं फिर लगाऊंगा खुद भी आकर। चलो इसका तो मुझे लग रहा है कि आपने लगा लिया। अब देखिए पहला है मैग्नीफाइंग पावर -FO/FE। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ना कर पाओ आप लोग तो -400/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो को मार दिया, -4 आ गया। दूसरा है, नहीं ये दूसरा था, इनफाइनाइट वाला ये था, अब ये पहला है, गलती से ये कर दिया मैंने। पहला वाला यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ, ठीक। पहले वाले में वही होता है m बराबर -FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। तो देखते हैं भैया कितना हो गया, -400/100 और प्लस 1 + 100/25, 25 चौका 100, यहाँ हो गया 4 4 1 5 चौका -20 आंसर। देखा गाइस कितना आसान था, कितना ज़्यादा आसान था। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब ज़रा मैं आगे बढ़ाता हूँ मामले को और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो
अजब हालात थे यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी का शाम हो जाए। तो प्रिज्म क्या होता है बेटा? प्रिज्म जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है भैया, है ना, जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट शो करता है। क्या करता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट शो करता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या? तो होता है स्प्लिटिंग ऑफ white light into its component colors. A splitting of white light into its component colors is called dispersion of light. और जब प्रिज्म से कोई लाइट रे पास होती है बेटा, तो वो क्या करती है? सात रंगों में तो वो क्या करती है? सात रंगों में टूट जाती है। 3 2 5 1 6, एक और कर दो 7, और वो होता है विबग्योर। ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म क्या करता है? सफेद रंग के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है, कोई इसमें फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं आता। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विबग्योर की बात, VIBGYOR, ये विबग्योर है। ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाने पे, तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाता है। और ये बातें हमने पहले ही कर रखी हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि विबग्योर के बारे में सारी बातें। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया 7 कलर जो है, आपको दिख रहा होगा 7 कलर हैं और विबग्योर है। ठीक। तो जरा एक बार और आगे बढ़ाते हैं मामले को। हे ला 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 ला। तो 7 रंगों में जब विभक्त होता है तो सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि भैया 7 रंगों में जो विभक्त हुआ वो कैसे हुआ, कितना हुआ, किसका हुआ, कैसा हुआ। 3 3 6 1 7 7 और 1 8। तो ये होता है विब GYOR, विबग्योर। अब सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? वायलेट कलर का। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? रेड कलर का। ये दिख रहा होगा आपको, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा V, लैम्डा I, पहले तो यहां पे विबग्योर लिख दे रहा हूं मैं, ये विबग्योर है ना भैया। एक बार ये सब मैंने बता रखा, लेकिन वैसे भी अगर मैं बात करूं कि भैया सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, तो इसमें बोलने वाली बात नहीं है। GYO और R, सबको पता रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है ना। जब रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा?
अब ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं, इससे पहले मैं पढ़ा रखा हूं। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? उसी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो भैया रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, और ये इन सब का ज्यादा, इनका ज्यादा, इनका ज्यादा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना बाबू। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो डेल वी, डेल आई, डेल बी, डेल जी, डेल वाई, डेल ओ और डेल आर। गाइस बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कलर का, उसका रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ज्यादा मुड़ेंगी, ज्यादा बेंड होंगी लाइट, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन उठता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोल दिया है। समझ गए बात को? अब ये आपके ऊपर है कि बच्चा कितना सीरियस आप इसको लेते हैं। समझ गए बात को? अब बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं प्यारे बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? ठीक है। तो अब जैसा रेनबो के बारे में भी पूछा जाता है, तो रेनबो के बारे में भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। ठीक है। अगर किसी प्रिज्म का हालांकि प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अब कोई वो नहीं आता है, मतलब ये पूछता नहीं कि भाई ये बता दो वो बता दो, ऐसा कुछ हो गया जमाना जब पूछता था। तो अब आगे बढ़ाते हैं मामले को। आई होप आपको ये बातें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है। अगर कुछ पूछेगा तो इन्हीं बीच से पूछेगा। अब आता है रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, आप सबको पता होना चाहिए। पहले गांव में कहते थे कि जैसे इंद्रधनुष बना तो गांव में कहते थे सब लोग कि अरे भैया इंद्र भगवान गुस्सा किए, बाण मार दिए हैं, राहु केतु के ऊपर बाण चला दिए, इसलिए अपने धनुष के ऊपर धर के मार रहे हैं, बहुत बुरा जा रहा। और जो गांव में पहले वो रॉकेट नहीं चलता था सफेद सफेद कलर का धुआं कलर का छोड़ता हुआ, अब नहीं आता, पहले के टाइम पे मौसम विभाग वाले छोड़ते थे तो वो वाला रॉकेट जब जा रहा होता तो हम लोग कहते देखो भगवान राम तीर मारे हैं, देखो तीर जा रहा है। एक अलग ही मतलब लेवल का रहता था हम लोगों का। तो अब रेनबो के बारे में बात करनी है बेटा। ठीक है। रेनबो के बारे में बात करेंगे। अब जैसे रेनबो के लिए एक सब लोग पूछते हैं कि भाई रेनबो बनने के लिए क्या शर्तें चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई रेनबो बनाने के लिए अगर मान लो ये अर्थ है, क्या भैया ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ, ठीक, और यहां पे भगवान सूरज को आपने निकाल दिया यहां पे, ठीक, यहां पे भगवान सूरज निकले हुए, मतलब मान लो इधर भगवान सूरज, ठीक, अब भगवान भगवान सूरज को आपने यहां निकाल दिया, ठीक, मतलब मैं यहां पे वो नहीं बता रहा हूं कि कोई ऐसा सिस्टम, बस आपको समझना पड़ेगा। ये मान लो सन है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं भैया जो बादल होंगे, मान लो बादल, यहां पे बारिश हो रही है, ठीक, ये दोनों होने चाहिए कैसे, एक दूसरे के ऑपोजिट। ये चीज आप गांठ बांध लो, गांठ मतलब हमेशा के लिए याद कर लो कि अगर आप चाहते हो कि रेनबो बने, ये कंडीशन है, रेनबो बनने का ये कंडीशन है भैया, ये कंडीशन है। अगर आप चाहते हो कि रेनबो बने तो ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब अर्थ के ऊपर जो सूरज है और जहां पे बारिश हो रहा वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए, जिससे सूरज से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो बादलों के पास पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाए। एक्चुअली में रेनबो बनता कैसे, जब बारिश हो रहा होता है और बारिश होकर के लगभग खत्म होने वाला होता है, तो बारिश के जो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाए, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है बहुत छोटी बूंदें, जब आप किसी स्प्रे से
परफ्यूम वगैरह स्प्रे करते हो तो उसमें जितनी छोटी बूंदें वाटर ड्रॉपलेट्स या जो भी परफ्यूम की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उतनी छोटी बूंदें, बहुत छोटी बूंदें वो जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। और जब वहां से जब दूर से लाइट रेज आती है तो वो अपनी हीट एनर्जी खत्म कर चुकी होती है, ठंडी हो चुकी होती है। अगर जहां बारिश हुआ वहीं सर पे ही सूरज निकला हुआ है तो फिर तो वो हीट एनर्जी के साथ आएंगे, वो तो पिघला के तुरंत भाप बना देंगे उतनी छोटी बूंद को, तो वहां पे रेनबो नहीं बन पाएगा। रेनबो बनने के लिए ये मस्ट ही होना चाहिए, ये नेसेसरी है कि सूरज और जहां पे बारिश हो रहा है उनके बीच का गैप काफी ज्यादा होना चाहिए, अपोजिट हो इसको, तब लाइट रेज आते आते ठंडी हो जाएंगी और ऐसी परिस्थिति में क्या बन जाएगा बेटा, रेनबो बनेगा। और वही जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किस तरह बिहेव करती हैं, वो बिहेव करती हैं एक प्रिज्म के जैसा, और उनके बीच में होता है रिफ्रैक्शन और TIR। फिर इस तरीके से दो टाइप का रेनबो बनता है, आपको बस वही दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कितने टाइप का रेनबो बनेगा बेटा, दो टाइप का रेनबो बनेगा। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं, अरे एक मिनट, एक को कहते हैं प्राइमरी रेनबो, एकदम आधे आधे करना था यार। एक को कहते हैं भैया, एक को कहते हैं प्राइमरी रेनबो, अब ये आपको याद ही रखना है। और एक को क्या कहते हैं, कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। ठीक है बेटा, रेनबो, इंद्रधनुष को रेनबो बोलते हैं। अब प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या खास अंतर, कुछ खास अंतर नहीं है, बस खाली आप एक फिगर के जरिए समझिए। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, और बहुत दिमाग नहीं लगाना कि फिगर कोई बहुत खास फिगर बनाने जा रहा हूं, बस आपको फिगर से भी मतलब नहीं था, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या हो रहा है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, एयर से ये वाटर ड्रॉप है, ये ड्रॉपलेट है, ये भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। अब ये वाटर ड्रॉपलेट है, जब लाइट रेस के अंदर एंटर करी तो रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पे एक बार TIR हुआ, उसके बाद फिर लाइट रेस बाहर निकल गई, ठीक। और जब लाइट रेस बाहर निकली तो अपना ये 7 कलर में डिवाइड हो गई, ठीक है भैया। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी कुछ हुआ ऐसे ही, लाइट रेस जब अंदर गई, लेकिन यहां पे TIR कितनी बार हुआ, यहां पे 2 बार TIR हुआ। और जब ये बाहर निकली तो ये भी अपने 7 कलर में डिवाइड हो गई सर, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो में अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स जो आपको लिखने पड़ेंगे प्राइमरी रेनबो में, प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो यहां पे रिफ्रैक्शन जो है प्राइमरी में और सेकेंडरी दोनों में, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो एक बार जब एंटर कर रहा है, भाई रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक बार एंटर करते टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार बाहर निकलते समय, तो रिफ्रैक्शन कितने बार हुआ, टोटल 2 बार हुआ, 2 टाइम्स। सेकेंडरी रेनबो में भी एक बार एंटर किया, एक बार बाहर निकला, तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स। लेकिन अगर मैं TIR 5 पॉइंट लिखवाऊंगा, 5 पॉइंट, सॉरी इस हाथ से 5 पॉइंट लिखवाऊंगा, वही 5 पॉइंट आपको रट लेना है, उससे बाहर मां कसम एक चवन्नी नहीं पूछेगा। लेकिन TIR जो होता है बेटा, वो कितनी बार होता है, देखो जरा। तो प्राइमरी रेनबो में सिर्फ एक बार TIR हुआ, 1 टाइम। खास बात यही है, और इसी वजह से इसको प्राइमरी उसको सेकेंडरी बोला जाता है। यहां पे सेकेंडरी रेनबो में TIR कितनी बार हुआ, TIR बेटा वो कितनी बार हुआ, देखो एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ, तो यहां पे जो TIR हुआ है वो हुआ है 2 बार, 2 बार, 2 बार, ध्यान रखिएगा। अब अगर ऑर्डर देखें तो विबग्योर जो होता है, देखो यहां पे विबग्योर में V नीचे होता है, R ऊपर होता है, ऐसे।
तो मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा या स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम वो होगा ऐसे, व्हाइट कलर में लिख दे रहे हैं, स्पेक्ट्रम होगा ऐसे, विब ग्योर, ऐसे स्पेक्ट्रम। और यहां का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम, इनमें V नीचे है, R ऊपर है, इनमें R नीचे है, V ऊपर है। तो इनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो ऐसे है, विब ग्योर, ऐसे स्पेक्ट्रम, और यहां पे ऐसे स्पेक्ट्रम। ठीक, अब इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें तो प्राइमरी रेनबो की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, हाई HIGH। और सेकेंडरी रेनबो की जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है। इंटेंसिटी वो क्या होती है बेटा? LOW, लो। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या होता है आपको इससे लेना देना नहीं है, हालांकि पूछेगा नहीं कभी, लेकिन बस याद रखना, रटे रहना। एंगल ऑफ डिस्पर्जन यानी थीटा बोलते हैं। थीटा की वैल्यू प्राइमरी रेनबो के लिए 2 डिग्री होती है और थीटा की वैल्यू सेकेंडरी रेनबो के लिए 3 डिग्री होती है। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि थीटा आपने लिख दिया, तो मैं इस थीटा को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थीटा को क्या कहते हैं? यहाँ पे कोने में थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता। अब ये प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन 2 बार, सेकेंडरी में रिफ्रैक्शन 2 बार, TIR प्राइमरी में 1 बार, TIR प्राइमरी में 2 बार। स्पेक्ट्रम इनका नीचे से विबग्योर है, इनका ऊपर से विबग्योर हो, जस्ट उल्टा है दूसरे। इंटेंसिटी प्राइमरी रेनबो का हाई होता है, सेकेंडरी रेनबो का लो होता है। एंगल ऑफ डिस्पर्जन थीटा प्राइमरी रेनबो का 2 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डिस्पर्जन का मतलब ये वाला एंगल, ये। और इनका कितना होता है? इनका 3 डिग्री होता है। इनका 2 डिग्री होता है, इनका कितना होता है भैया? 3 डिग्री होता। 30 डिग्री नहीं, 3 डिग्री, 3 डिग्री, बस। अब इतनी जानकारी आपको मिल गई है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है। पूरा का पूरा रेनबो आप समझ चुके हैं, इससे ज़्यादा कोई जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। बस इतना ही पढ़ना था। अब खाली एक ही टॉपिक हमको पढ़ना, वह ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट। तो कल उसको पढ़ के कल वाले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आई होप पूरी वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करने, प्यारा बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल। ढेर सारा प्यार फ्रॉम जस्ट पर यू आर, लव यू प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए।